बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रोल्स थ्योरम। आज हम देखेंगे कि हमारे पास रोल्स थ्योरम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को समझते हैं। किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए उसका जो मेन रोल प्ले करता है वो उसकी स्टेटमेंट करती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को समझते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी इंटरवल सच दैट। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वो किसी इंटरवल ए और बी के ऊपर डिफाइंड है। ठीक है, किसी ए बी इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है सच डैट। इसके अंदर तीन तरह की हमारे पास कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एक बात आपने याद रखनी, जब भी हम कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन की डिस्कस करते हैं तो हम हमेशा क्लोज इंटरवल की बात करते हैं, क्योंकि जो कंटिन्यूटी होती है वो क्लोज इंटरवल के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके अंदर एंड पॉइंट भी शामिल होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है उसके अंदर वो ये है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल था। क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि हमारे पास ए और बी ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये भी शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं, ओपन इंटरवल को डिनोट करने का ये तरीका होता है या ये वाला तरीका होता है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में हमारे पास क्या होता है, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं फंक्शन के वो शामिल नहीं होते। ठीक है, कंटिन्यू हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है। ठीक है, और उसके साथ जो हमारे पास ओपन इंटरवल है उसके ऊपर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। हम इसके अंदर ये भी देखेंगे, क्योंकि हमने जब डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन की बात कर रहे हैं तो हम ओपन इंटरवल क्यों ले रहे हैं। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे उसके ऊपर देखेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब हम डिफरेंशिएबिलिटी को कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, जैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी अगर पॉइंट ए के ऊपर डिस्कस करेंगे तो हमारे पास इसके ऊपर एक से ज़्यादा वर्टिकल टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव के लिए हम सिर्फ उस पॉइंट पे सिंगल ए की टेंजेंट की बात करते हैं। तो अगर टेंजेंट जो है एक से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो हमारी डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए हम कॉर्नर पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी को नहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा वहाँ पे टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ओपन इंटरवल लेते हैं। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटरवल की ए के ऊपर और मैक्सिमम वैल्यू बी के ऊपर, इन दोनों मिनिमम वैल्यू के ऊपर और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर हमारे पास जो फंक्शन की फंक्शन वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। ये भी कैसे, ये भी अभी हम देखते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है वो ए बी के ऊपर डिफाइंड है और उसके अंदर कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के ऊपर और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। ठीक है, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मतलब इंटरवल का जो मिनिमम पॉइंट है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू और जो इंटरवल का मैक्सिमम पॉइंट है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट। तो इस इंटरवल ए बी के अंदर एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में से कि अगर हम उस इंटरवल के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, उस पॉइंट के ऊपर सी के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव लें, एफ प्राइम ऑफ सी लें, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ये फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से हम ले लेते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो लेट कर लेते हैं कि इसका ग्राफ ऐसे बन सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसे भी ऊपर से नीचे भी आ सकता है या नीचे से ऊपर भी जा सकता है। तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो फंक्शन वैल्यू आ रही है उसको हम एफ ऑफ ए का नाम दे देते हैं और इसके क्रॉसपोंडिंग जो फंक्शन वैल्यू आ रही है उसको एफ ऑफ बी का नाम दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, मतलब क्रॉसपोंडिंग वैल्यू वाई के क्रॉसपोंडिंग इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तब वो ये कहता है कि इसके अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये दोनों इक्वल है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है इक्वल हैं। पहला पॉइंट था कि फंक्शन हमारे पास क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो। दूसरा पॉइंट था कि हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, क्लोज इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस हो और ओपन इंटरवल के ऊपर क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा कि अगर हम ए के ऊपर पॉइंट लें वो एफ ऑफ ए आए, बी के ऊपर पॉइंट लें वो एफ ऑफ बी आए, तब हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों क्या हैं, इक्वल हों। अगर ये इक्वल है देन एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तो कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट सी है जिसके ऊपर फंक्शन का यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव लें एफ ऑफ सी प्राइम तो वो हमारे पास क्या आएगा, जीरो। वो जीरो क्यों आता है कि जब हम इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लेते हैं तो ये एक ऐसा टेंजेंट आता है जो बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है और ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो वो हमारे पास उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो आता है, क्योंकि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होता, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है,
तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हमारे पास जो रोल्स थ्योरम है उसकी एक्सप्लेनेशन है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है वो इस फॉर्म का भी हो सकता है या किसी और फॉर्म का भी हो सकता है। पहले नंबर पे वो क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, और ओपन इंटरवल के ऊपर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और उसके बाद ए के ऊपर एफ ऑफ ए और बी के ऊपर एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है वो दोनों की विद अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब ये वाई एक्सिस पे चला जाता है ना, जब हम इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू अप्लाई करते हैं, ए के ऊपर एफ अप्लाई करेंगे तो ये वाई की फॉर्म में आंसर देगा, बी के ऊपर एफ ऑपरेट करेंगे तो ये वाई की फॉर्म में हमें आंसर देगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है। तो अब हमें क्या बताते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट ऐसा सी जरूर एग्जिस्ट करेगा कि उसके ऊपर अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमने देखा। अब हम इसका तो हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। जी, प्रूफ की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक थ्योरम होता है, मोटेस थ्योरम। उसके जरिए क्या होता है, वो हमें कहता है गिवन डैट एज फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, जी, गिवन डैट एज फंक्शन इज कंटिन्यूस देन बाय मोस्टेस्ट थ्योरम। ये थ्योरम हमें क्या कहता है, ये थ्योरम हमें कहता है कि अगर एक फंक्शन जो है कंटिन्यूस है देन देन एफ ऑफ एक्स अटेन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये हमें कैसे पता चलता है कि अगर एक फंक्शन हमारे पास जो है कंटिन्यूस है देन मोस्टेस थ्योरम हमें क्या कहता है कि उस फंक्शन के अंदर मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा, ठीक है। तो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और मिनिमम वैल्यू भी होगी अगर फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने प्रूव करना है रोल्स थ्योरम को। पहली कंडीशन ये कि फंक्शन क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए भी इक्वल है, देन एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के अंदर से जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने लिया है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो बाय मोटेस थ्योरम फंक्शन के अंदर मैक्सिमा भी होगा और मिनिमा भी होगा, ठीक है। तो इसके हम दो केसेस बनाते हैं, देन हम डिस्कस करते हैं टू केसेस, ठीक है। इसके दो केसेस हमारे पास बनेंगे। सबसे पहले हम केस नंबर 1 की बात करते हैं। जी, केस नंबर 1 में हमारे पास क्या आता है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं हम एक ऐसा फंक्शन ले रहे हैं जिसके ऊपर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक कांस्टेंट लाइन है, ठीक है। इस फंक्शन का जो आंसर है वो हमारे पास एक कांस्टेंट लाइन है, ये एफ ऑफ ए है और ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ बी है, ठीक है। ये एक कांस्टेंट लाइन है, ठीक है। तो ये एफ ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी और ये एफ ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ सी जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट लाइन है। यहाँ पे इसको एक्स का नाम दे लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, हमने ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ली तो एफ ऑफ ए आ गया, बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ली तो वो हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ बी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी दो वैल्यूज ले ली हैं। अब यहाँ पे आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे पास किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उस वक्त आता है जब उसके अंदर चेंज आ रहा हो। अगर हमारे पास एक कांस्टेंट लाइन आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तब उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस फंक्शन का ये वाली जो लाइन, फॉर एग्जांपल इसको हम एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, इसको कंसीडर किया हमने एफ ऑफ एक्स, इस लाइन को हमने एफ ऑफ एक्स कंसीडर किया है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए कोमा बी, कि ए बी से आप कोई भी पॉइंट ले लें। अगर हमारे पास केस नंबर 1 जो है वो क्या है, उसके अंदर जो हमारे पास फंक्शन है कांस्टेंट है, ठीक है, उसका मिनिमा भी वही होगा और मैक्सिमा भी वही होगा। तो इसका अंदर मतलब कोई मिनिमा और मैक्सिमा में चेंज नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन है।
ठीक है। अगर फंक्शन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, उसके अंदर ग्राफ नहीं, मतलब उस ग्राफ बनने का मतलब ये है कि उसके अंदर हमारे पास कर्व नहीं बन रही, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, जीरो। अगर एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा हमारे पास क्या आएगा, जीरो। तो ये फंक्शन था, एक स्ट्रेट लाइन है और उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो आप किसी भी पॉइंट के उठा लें इस इंटरवल के अंदर से तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, जीरो। तो अगर हम कोई पॉइंट पर्टिकुलर सी भी इसमें से उठा लें, ए कोमा बी में से भी, तो उसके ऊपर भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये हमने पहला केस डिस्कस किया है जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। तो अब हम केस नंबर 2 की तरफ डिस्कस कर लेंगे। केस नंबर 1 हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट है तो अब हम उसको कैसे प्रूव करेंगे। अब हमारे पास केस है कि अगर फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टिंक्ट वैल्यू है फंक्शन की, तो तब हमारे पास हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, हम अपना ग्राफ बनाते हैं। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है इस फॉर्म का, ठीक है, ऐसे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ए पड़ा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट बी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हैं, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि इसके क्रॉसपोंडिंग जो फंक्शन वैल्यू आ रही है वो ये वाली आ रही है, ठीक है। और इसी तरह बी के क्रॉसपोंडिंग जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास ये वाली आ रही है। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। और लेट कर लेते हैं कि एक पॉइंट सी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और इसको अगर हम ऊपर लेके जाएँ तो यहाँ पे कोई पॉइंट एफ ऑफ सी बनता है, ठीक है। ये एफ ऑफ सी है। हम डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो अगर हम ये हमारे पास एफ ऑफ सी है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि एफ ऑफ ए की जो वैल्यू आ रही है या ए के क्रॉसपोंडिंग जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास एफ ऑफ सी माइनस एच आ रही है। और इसी तरह बी के क्रॉसपोंडिंग जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास सी प्लस एच आ रही है, ठीक है। ये सी पॉइंट था, ये ए है, बी, ये एफ ऑफ सी की वैल्यू। और ए के ऊपर फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है, अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं कि वो एफ ऑफ सी माइनस एच आ रही है। और इसी तरह बी पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही, तो एफ ऑफ सी से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि एफ ऑफ सी प्लस एच वैल्यू यहाँ पे आ रही है। लेकिन ये बात आपने श्योर रखनी है कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये हमने इक्वल लेनी है और हमारे थ्योरम की कंडीशन भी यही है कि ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। देन अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देन एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, ये दोनों हमारे पास वैल्यू क्या होंगी, बोथ आर नेगेटिव। कैसे, वो अभी हम देखते हैं। बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। ये कैसे हमारे पास नेगेटिव है, देखें ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, बड़ी है एफ ऑफ सी की। तो छोटी वैल्यू में से बड़ी को माइनस करें, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी करेंगे, इसमें से इसको निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और इसी तरह एफ ऑफ सी प्लस एच में से माइनस एफ ऑफ सी करेंगे, फंक्शन वैल्यू ये यहाँ पे फंक्शन वैल्यू, ये यहाँ पे फंक्शन वैल्यू, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू कम है, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप ऐसे इसको करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकती है। ये देखें, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू कम है, यहाँ पे मिनिमम फंक्शन है और यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। तो मिनिमम से मैक्सिमम को रिमूव करेंगे हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और इसी तरह यहाँ से मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो ये हमने किया है, यहाँ पे एफ ऑफ सी में से सी को माइनस किया तो ये नेगेटिव, और इसी तरह इसमें से इस फंक्शन को माइनस करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। आई होप सो आपको इस स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, अगर हम इसको एक स्मॉल नंबर एच से डिवाइड कर दें और ये स्मॉल नंबर यहाँ पे एच है, ठीक है। अगर हम इस स्मॉल नंबर से अगर एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी जो है ये लेस देन ज़ीरो है और हम इसको एच से डिवाइड कर दें तो ये भी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम इसको ये वाला देखा है, ये वाला हमने देखा, इसी तरह इसको भी देख सकते हैं कि अगर एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी करें, अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो हम इसको अगर एच से डिवाइड भी कर दें तो ये भी क्या रहेगा, लेस और इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं कि अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, इस स्टेटमेंट को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें देन व्हाट विल हैपन, तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी
डिवाइडेड बाय माइनस एच। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका मतलब है ये इक्वलिटी जो है हमारे पास रिवर्स हो जाती है, तो ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब एक हमारे पास ये फंक्शन की बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। दोनों तरफ लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ले लेते हैं। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, लिमिट एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच लेस और इक्वल टू जीरो। इधर भी अप्लाई करेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो रहेगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो फंक्शन एफ ऑफ सी की, अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं इस फंक्शन का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं किस पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पे इस बात को अगर हम देखें, इस फंक्शन का आंसर जो था लेस देन जीरो था, जब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो करवा दें तो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर माइनस एच ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो इसका आंसर अब क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है एट पॉइंट सी, वो हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, और वो हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव। अब हमारे पास डेफिनेशन होती है कि अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने राइट हैंड डेरिवेटिव लिया है, और यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, तो ये देखिए ना, इधर से जब हम ले रहे हैं एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, तो ये हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव है। और इसी तरह यहाँ से जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी। ठीक है, तो ओवर एच जब हम लेफ्ट हैंड से इसको अप्रोच कर रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनेगा। तो यहाँ और पॉइंट हम कौन सा ले रहे हैं, सी पॉइंट के ऊपर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो अगर हमने देखा कि अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं फंक्शन का सी के ऊपर, वो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन जब हम उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, जब हम उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये आ गया, सो right hand derivative at point C does not equal to left hand derivative at point C. So derivative not exist। डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करना था, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में क्या आने थे, इक्वल आने थे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए। अब हमारे पास एक सवाल है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इस केस में हमारे पास कब इक्वल हो सकता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव उस वक्त हमारे पास जीरो हो सकता है जब इन दोनों का आंसर हमारे पास क्या आए, जीरो आए। तो हम यहाँ से इसको अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, सो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गया, इसको तो इक्वल आना चाहिए था, तो ये इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे नाउ, ये हमारे पास कब एग्जिस्ट कर सकता है, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो टेक, हम ले लेते हैं, टेक लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी इज इक्वल टू जीरो एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो। सो अब हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और है और राइट हैंड डेरिवेटिव और है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास फंक्शन के अंदर ये है कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो ये तब पॉसिबल है जब इन दोनों का आंसर हमारे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पॉइंट के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो है और उस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो, तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ था, और यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव होता है, और ये अगर ये वाला पॉइंट हमने किधर से लिया है, ये पॉइंट हमने इंटरवल ए बी से लिया है। ठीक है, तो इस इंटरवल के ऊपर ए पॉइंट सी है जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये रोल्स थ्योरम हमने डिस्कस किया और इसके दो केस डिस्कस किए हैं। पहला केस हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास
एक कांस्टेंट फंक्शन आ जाए तो उसका ग्राफ एक कांस्टेंट है, ये भी थोड़ा सा इसको चेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते तो ज़्यादा अच्छा था, ताकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर करें। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन थी, इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सेम थे। तो ये हमारे पास पहला केस हमने ये डिस्कस किया है कि जब एफ ऑफ एक्स हमारे पास कांस्टेंट है और उसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सेम है। दूसरा केस हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है उसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों क्या है, डिफरेंट, तो उसको हमने डिस्कस किया। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, देखते हैं कि रोज थ्योरम हमारे पास वेरीफाई कैसे होता है। ठीक है, चलते हैं एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल है हमारे पास जी, एग्जांपल है हमारे पास वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, verify the Rolle's theorem in interval -1 and 1 for f of x is equal to x के। तो रोल्स थ्योरम में हमें ये देखना पड़ता है कि फंक्शन कंटिन्यूस हो, तो ये पोलिनोमियल है, ये कंटिन्यूस होगा और ये डेरिवेटिव भी इसका एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है -1 से 1, तो हमें ये देखना है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल आने चाहिए। तो हम इसको ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्केयर के इक्वल है। पहले हम -1 के ऊपर इसकी फंक्शन वैल्यू निकालते हैं, तो -1 का स्केयर करेंगे ये 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 के ऊपर इसकी फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, पहले हमने -1 पुट किया, अब हम 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्केयर करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 जो है दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो रोल्स थ्योरम हमारे पास हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब रोल्स थ्योरम हमें क्या कहता है, हम इसके लिए एक पॉइंट सी ढूंढेंगे जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम अब फंक्शन का पहले क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। नाउ एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के ऊपर है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पावर लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, पावर के बगैर फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव, तो ये 2x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एफ ऑफ सी के इक्वल है और इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ सी हमारे पास जहाँ पे एक्स है वहाँ पे सी पुट करेंगे तो ये 2c आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम हमारे पास एफ प्राइम ऑफ सी किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो एफ ऑफ सी को 0 पुट करते हैं तो 2c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और देखें ये वाला जो 0 है, क्या ये हमारे पास जो इंटरवल था -1 और 1 के अंदर लाई करता है, यस। तो ये देखें ये -1 है और ये 1 है और कोई यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब एक 0 यहाँ पे ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। अगर आप इस 0 के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही पॉइंट है हमारे पास जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारे पास रोल्स थ्योरम इसका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जी, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, इसको डिस्कस करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2। हमने चेक करना है कि वेरीफाई होता है या नहीं होता रोल्स थ्योरम हमारे पास। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 -1 और इसका जो इंटरवल दिया हुआ है वो दिया हुआ है -8 से 8 इंटरवल इसका दिया हुआ है। तो इसको हमने चेक करना है कि रोल्स थ्योरम इसके ऊपर वेरीफाई होता है या नहीं होता। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें या रीअरेंज करें इसको, तो हम देखते हैं क्या इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो हम लेते हैं इसका एफ प्राइम ऑफ एक्स लेंगे, तो पावर शुरू में, पावर में से एक काम करेंगे तो एक्स की पावर -1/3 रह जाएगा। ठीक है, पावर रूल लगेगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ रहा है 2/3 1/√x की पावर 1/3, या इसको 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें तो इसका मतलब नाउ इफ x इज इक्वल टू 0 और 0 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, -8 से 8 की तरफ जाएंगे तो 0 इसके अंदर, इफ नाउ इफ x इज इक्वल टू 0 देन f प्राइम ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका डेरिवेटिव उसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है x की पावर 2/3 -1 है तो उसके ऊपर रोल्स थ्योरम हमारे पास अप्लाई नहीं होगा। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं।
जी, तो एग्जांपल लेते हैं एक और। जी, हमारे पास फंक्शन है वेरीफाई रोल थ्योरम इन इंटरवल, हमारे पास 2 से 4 दिया हुआ है और फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल भी होते हैं और कंटिन्यूस भी होते हैं, तो हमें वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं कि 2 के ऊपर इसकी फंक्शन वैल्यू चेक करते हैं और 4 के ऊपर चेक करते हैं। तो 2 के ऊपर इसकी फंक्शन वैल्यू चेक करते हैं, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा -6 इंटू 2 प्लस 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 माइनस 12 प्लस 12। इसको स्क्वायर करेंगे तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 2 पे इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया। अब 4 के ऊपर इसका आंसर चेक करते हैं, तो एफ ऑफ 4 के ऊपर क्या करेंगे, 4 इसके अंदर पुट कर देंगे। 4 का स्क्वायर -6 इंटू 4 प्लस 8, ये बन जाएगा 16, ये 24 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। 8 और 16 आर 24 माइनस 24, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो एफ ऑफ 4 पे भी इसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 4 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब हम चलते हैं उस पॉइंट की तरफ जिसके ऊपर इसका फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा। तो हम फंक्शन को लेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के -6x प्लस 8 है। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हमने सी के इक्वल पुट कर देना है एक्स को इस फंक्शन के अंदर। तो ये एफ प्राइम ऑफ सी हमारे पास क्या बन जाएगा, जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे सी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2c माइनस 6। अब अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम एफ प्राइम ऑफ सी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2c माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव को हो जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपने ये पॉइंट निकाला है और ये हमारे पास 2,4 से बिलोंग कर रहा है, ये देखें ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये वाला पॉइंट जो है इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समटाइम ऐसा भी आ सकता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस इंटरवल में लाई ही ना करे, तो इसका मतलब ये कि रोल्स थ्योरम फिर वेरीफाई नहीं होगा। तो आज का जो टॉपिक था हमने उसके अंदर देखा कि रोल्स थ्योरम क्या है और इसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं। हमने इसकी एग्जांपल डिस्कस की जिसके अंदर रोल थ्योरम वेरीफाई होता है और एग्जांपल हमने ऐसी की जिसके अंदर रोल थ्योरम वेरीफाई नहीं होता। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।